प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। हम अपनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की कड़ी को आगे चलाते हुए आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफायर में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आरसी कपल्ड, COUPLED, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब आप इस एम्पलीफायर के बारे में जानते हो, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले एक बेसिक वीडियो ला चुका हूं सारी उनके बारे में, लेकिन फिर भी जो केवल इसी वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी मैं बेसिक क्लियर कर दूं कि भैया ये यूज होता है इसमें कपल बनाने में। सर कपल क्या होता है? कपल मुझसे बेहतर आप जानते हो कपल क्या होता है। पेयरिंग। जब हमें एक से दूसरा जोड़ना हो, दो बनाने हो, तो जब दो मिल जाते हैं तो उसे कपल कहते हैं। तो दो एम्पलीफायर का यानी कि दो ट्रांजिस्टर को लिया और हमने जोड़ा उन्हें आपस में। तो जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसमें आर होता है और सी होता है। आर का मतलब रेजिस्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटेंस। ये दोनों चीजें होती हैं। तो इन दोनों को लगाकर जो एम्पलीफायर जोड़ा गया वही क्या कहलाया? आपका आर सी कपल्ड एम्पलीफायर। अब मैं इसकी एक आपको फिगर बना देता हूं। देखो, हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं। एक ट्रांजिस्टर ये रहा T1, क्या नाम दे दिया मैंने इसका? T1 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक, दूसरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ये रहा, इसका नाम क्या दे दिया मैंने? T2। T2 आपकी मौसी का लड़का T2 नहीं भैया, या चाचा का ताऊ का। T का मतलब होता है ट्रांजिस्टर। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। अब मुझे क्या करना है? दोनों को कनेक्ट करना है। तो पहले तो मैं इस सर्किट को पूरा कर लूं। पूरे का मतलब पहले तो यहाँ पे क्या होगा? एक इनपुट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होगा। सी इनपुट का काम क्या है ये सब मैं अभी आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे होता है RC, आपको पता है। और यहां से वोल्टेज डिवाइडर बायस के थ्रू R1 होता है और R2 होता है। फिगर में थोड़ा क्या कर रहा हूं बेटा? छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हर बार मैं बड़ा बनाता था, लेकिन इस बार थोड़ा छोटा बना रहा हूं क्योंकि मुझे थ्योरी भी समझानी है। ये क्या है? CE इमीटर पे लगा हुआ है। ये क्या है? RE। ये क्या है? R2। और ये क्या है बेटा? R1। चाहो तो आप लो और बड़ा बना लो बेटा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ना। ये थोड़ा सा चाहो चौड़ा बना लो। ये मेरा पहला एम्पलीफायर हो गया। आप थोड़ा चौड़ा भी बना सकते हो। ऐसे मैंने आपको क्यों, मुझे इधर थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। इस तरीके से बड़ा बना सकते हो आप, ऐसे टू 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 टू। यही तो बना है। अब मैंने लिया है ये NPN। NPN तो एरो का निशान किधर? इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इस ट्रांजिस्टर को मुझे क्या करना है? दूसरे ट्रांजिस्टर से जोड़ना है। अब मैं डायरेक्ट तो जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्ट जोड़ दूंगा तो उस कपलिंग का नाम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कपलिंग। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? RC। तो बीच में R होना है और C होना है। तो पहले इस ट्रांजिस्टर की फिगर भी आप कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कैसे? यहां पर क्या ले लूं? RC ले लिया। ये बेटा एक ही बना दो, एक से कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ताकि ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर समझोगे आप। यहां पर क्या है बच्चा मेरा? ये क्या है? RE। और ये क्या है मेरे पास? CE। ठीक। अब यहाँ RC था, फिर यहाँ क्या आ रहा था बेटा? ऐसे आके R1 R2। तो यहाँ आके ये हो गया R1 और ये हो गया R2। बताओ, इसमें कोई समस्या? R2, ये क्या हो गया? R1। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ये दोनों देखो एक से दिख रहे हैं। सर इसमें C इन है, इसमें कहाँ है C? बेटा इसके यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलता है CC के थ्रू, और इस आउटपुट को मैं इसमें इनपुट बना के ऐसे भेज देता हूँ। आप चाहो तो यहां से यहां जोड़ दो, बात एक ही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर मैंने ताकि आपको फिगर सीधा दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। जैसे यहाँ CC था, यहाँ भी CC होगा। वो मिर्च वाला CC नहीं, CC। और CC के बीच में और इसके बीच में यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? लोड
RL, जिसमें हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं आउटपुट। फिगर समझ में आई? फिगर कोई खतरनाक नहीं थी, फिगर एक सिंपल फिगर थी। फिगर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ये फिगर में एक बार पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। अब हम एक एक करके चीजों को समझते हैं, इसकी लैंग्वेज समझते हैं। तो पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वो मोस्ट पॉपुलर है सब कपलिंग डिवाइसेस में। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखते चलो, मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। द आरसी कपलिंग इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल कपलिंग मेथड्स बिकॉज इट इज चीप एंड गिव्स एक्सीलेंट ऑडियो फिडिलिटी, यानी कि वो सस्ता है और जो ऑडियो फिडिलिटी है ना, ऑडियो पे आवाज पे जो निष्ठा है मतलब अच्छी है, वो क्या देता है, सबसे एक्सीलेंट देता है। एक तो सस्ता है, सस्ता क्यों है, क्योंकि ये यूज हो रहे कलेक्टर और रेजिस्टेंसी जो बहुत सस्ते पड़ते हैं ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए क्या है ये बेटा, ये बहुत ज्यादा अच्छा डिवाइस है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ, यो कंसिस्ट रखता है, क्या रखता है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर है, देखो इमीटर नीचे को है, मैंने बताया था जिसमें जो नीचे को हो वही कॉमन होता है। इसमें इमीटर पे एरो का निशान होता है, तो इमीटर नीचे की साइड है, कॉमन इमीटर। और इस वाली बाइसिंग को याद हो क्या बोलते थे, इस वाली बायसिंग को बोलते थे वोल्टेज डिवाइडर बायस। सब एक्सप्लेन कर रखी है मैंने तो। एंड बायस्ड विद वोल्टेज डिवाइडर मेथड, आपके लिए बैठ के मैंने बड़ी मेहनत से टाइप किया है, देखो सब टाइप कर रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें कपलिंग नेटवर्क क्या क्या है। कपलिंग नेटवर्क कौन सा है, आरसी। देखो यो ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर से कहां जुड़ा हुआ, आप मन की आंखें खोल लो। ये तो यार ब्लैक ही मार्कर आ गया, ब्लू चाहिए था ये वाला। ये वाला ये क्या है आपका कपलिंग नेटवर्क। मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है, मतलब लिखने की, ताकि आप सारी चीजें इजीली समझ सको। कपलिंग नेटवर्क, तो कपलिंग नेटवर्क में देखो द कलेक्टर रजिस्टर आरसी, द आरसी ऑफ द फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर, पहली स्टेज ट्रांजिस्टर का पहला यही तो है T1 और T2 ये है इसका आरसी। द कपलिंग कैपेसिटर सीसी क्या है बेटा, सीसीएस कपलिंग, एक सी का मतलब है कपलिंग रेजिस्टर, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर। एंड द बाइसिंग रजिस्टर R1 ऑफ द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज, अरे यार ये R1 और R2 है, बाइसी के लिए तो इसका यूज होते हैं और सेकंड स्टेज का है। ठीक है, सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर फॉर्म्स द कपलिंग नेटवर्क, हैंस द नेम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। देखो कपलिंग नेटवर्क दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेज का तो आरसी, सेकंड स्टेज का R1, आरसी और R1 और साथ में कपलिंग कैपेसिटर सीसी, तो यही मिलके क्या बनाते हैं, कपलिंग नेटवर्क। इसमें हमने देखा R दिखाई दे रहा और C दिखाई दे रहा, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब हम सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे, सर्किट एनालिसिस लिखना और फिर ये फिगर छाप देना। ठीक, अब इसमें क्या है, इनपुट कैपेसिटर, ये रहा, ये दिख रहा है इनपुट कैपेसिटर आपको, सी इन का मतलब इनपुट, सी का मतलब कैपेसिटर। तो ये क्या है, ए कैपेसिटर ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब यो यहाँ इनपुट के साथ सीरीज में, इनपुट यही तो भेजा जाता है तो सीरीज में ही तो कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज विद इनपुट है, सो नेम्ड एज इनपुट कैपेसिटर। इनपुट के साथ यो सीरीज में कनेक्ट है तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, इनपुट कैपेसिटर रख दिया। इसका काम क्या है, ये डीसी को रोकता है, केवल एसी को अलो करता है। डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट जो ऐसे चलती है, और एसी अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक, तो एक छोड़ के एक, नीचे से ले लोगे एक छोड़ के एक, ऐसे, ये क्या होती है आपकी एसी। तो केवल ये किसे अलो करता है, एसी को। तो हम इसका सर्किट में जो सारी चीजें यूज हो रही हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है बाइसिंग रजिस्टर R1 R2,
यही तो है। इनका बाइसिंग रजिस्टर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वोल्टेज के बाइसिंग डिवाइडर में बाइसिंग का काम कर रहे हैं। अरे इस बाइसिंग का नाम ही क्या है? वोल्टेज डिवाइडर बायस, यही तो नाम है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है बच्चा? बाइसिंग रजिस्टर। तो देख लो आप, दीज आर यूज्ड एज बाइसिंग रजिस्टर्स इन वोल्टेज डिवाइडर मेथड, सो दे आर नोन एज बाइसिंग रजिस्टर्स। क्या कहलाते हैं दोनों इस वजह से? बाइसिंग रजिस्टर्स। तो R1 R2 के बारे में हम समझ गए। अब किसके बारे में समझते हैं? स्टेबलाइजिंग रजिस्टर। सर स्टेबलाइजिंग कौन सा बेटा? RE। सर ये देखो, ये आउटपुट पे इफेक्ट नहीं डालेगा क्या? डालेगा। तो भैया रेजिस्टेंस कर कैपेसिटर क्यों लगे हुए? एक तरीके से मैं आपको सिंपल बात समझाऊं, कंडेंसर है, करंट बढ़ा देता है और रेजिस्टर कम कर देता है, हालांकि ये दोनों काम करता है। देखो, तो करंट कम हुई तो ये काम कर देगा, ज्यादा हुई तो ये काम कर देगा। समझ रहे? भावनाओं को समझो। तो करंट को किसका काम करता है? ये स्टेबलाइजेशन का। हालांकि इसका काम भी इनपुट वाला ही है, जो क्या करेगा? ब्लॉक कर देता है किसे? डीसी को। देखो, इट इज यूज टू स्टेबलाइज आउटपुट। आउटपुट को स्टेबलाइज करने में इस्तेमाल होता है। अब कपलिंग, सॉरी, इसका नाम बाईपास कैपेसिटर। कपलिंग तो ये है। पहले हमने देखो सी इन पढ़ लिया, R1 R2 RE, अब CE पढ़ेंगे। CE का नाम क्या है? बाईपास सर्किट। द इमीटर बाईपास सर्किट। सर्किट मतलब कैपेसिटर प्रोवाइड्स अ लो रिएक्टेंस पास टू द एम्पलीफाइड सिग्नल। जो रिएक्टेंस है पाथ उसे कम कर देता है, घटा देता है। ठीक, टू द एम्पलीफाइड इफ इट इज नॉट यूज्ड, यदि हम इसे उपयोग नहीं करते हैं, द एम्पलीफाइड सिग्नल फ्लोइंग थ्रू RE विल कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप। क्या होगा भैया? देखो, रेजिस्टेंस से करंट घुसेगा, डुच्चू डुच्चू डुच्चू। जब रेजिस्टेंस से करंट घुसेगा तो रेजिस्टेंस करंट पे क्या करता है? अपोज करता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर करंट रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो रेजिस्टेंस रोकेगा, रोकेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब उस वोल्टेज ड्रॉप को कवर कौन करेगा? ड्रॉप का मतलब होता है लीक होना, निकलना, कम होना। तो यहाँ पे वोल्टेज घटेगा, तो उस वोल्टेज घटने को कवर कौन करेगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर अपनी पावर से यहाँ चार्ज भेज देगा। एक तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूं, तो क्या कर देगा? उसे बैलेंस कर देगा। तो भैया ये क्या कर रहा है? स्टेबलाइज के लिए। ये क्या हो रहा है? उसे क्या कर रहा है? वोल्टेज ड्रॉप को रोकने के लिए। अब हम समझे इसका काम क्या था? इनपुट से डीसी को रोकना। इन दोनों का काम क्या है? ये बाइसिंग का काम कर रहे हैं। RE क्या है? स्टेबलाइज कर रहा है। सर CE क्या है? CE वोल्टेज ड्रॉप रोक रहा है। समझ गए? अब हमने सारे पढ़ लिए, अब CC पढ़ना है। RC तो आपको पता है कलेक्टर रेजिस्टेंस है, तो हम CC पढ़ते हैं। क्या ये काम क्या कर रहा? जो फर्स्ट का आउटपुट है, आउटपुट यही तो मिलता है, उसे क्या कर रहा? सेकंड के इनपुट में भेज रहा। मेन काम तो इसका यही है कि फर्स्ट से जो आउटपुट मिल रहा है उसे सेकंड के इनपुट में भेज रहा है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज। यो फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने में क्या होता है बच्चा? इस्तेमाल होता है। समझ गए? यहाँ पे हमारे इसके सारे सर्किट का यूज खत्म हो गया सर। हो गया। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे सर्किट ऑपरेशन। अब सर्किट ऑपरेशन सुनो। द इनपुट AC सिग्नल V in is applied to the base of the second stage transistor T1। यानी कि हमने यहां से इनपुट दिया बेस में, यही तो है इनपुट दिया बेस में। ये बेस है, ये इमीटर है, कलेक्टर है। ये बेस है, ये इमीटर है, कलेक्टर है। मैंने किसे दिया? C इनपुट को दिया फर्स्ट स्टेज। T1 क्या है? फर्स्ट स्टेज। ट्रांजिस्टर के बेस में मैंने इनपुट दिया थ्रू द इनपुट कैपेसिटर C in कैपेसिटर के थ्रू दिया। द एम्पलीफाइड आउटपुट ऑफ द T1 appears across its collector resistance RC with phase reverse। यानी के दिख रहा है, जो आपने यहाँ पे इनपुट दिया ऐसा दे दिया, दिख रहा है? थोड़ा सा और बनाता हूं। ये आपने इनपुट दे दिया ऐसे, आपको वो यहां दिखाई देगा RC पे फेज बदल के ऐसे। भैया ये बदल देता है रिवर्स। मैंने जब सिंगल स्टेज पढ़ाई थे बताई थी
कॉमन इमीटर फेज को बदल देता है, पढ़ाया था। कॉमन इमीटर मैंने बताया था इससे पहली क्लासेस में, एक दो में पढ़ाया हुआ है, ये 15वीं 16वीं क्लास, इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने ये भी बताया था क्यों पलट देता है, यो इसे फेज को रिवर्स कर देता है, उल्टा देखो अप पे डाउन, डाउन पे अप। अब ऐसे इसमें से गुजरेगा तो यो फिर से पलट देगा, तो नीचे वाला ऊपर वापस से और ऊपर वाला नीचे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वापस से एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाता है। समझे सारी कहानी? सर समझ गए। तो हमने यही लिखा, जो हमने वी इन दिया था सी इन को, वो हमें आरसी पे एज ए आउटपुट दिया, और हमें इसका रिवर्स क्या दिया गया, इसका रिवर्स फेज दिखाई दिया हमें इसका। ठीक, दिस आउटपुट सिग्नल इज फेड इनटू द बेस ऑफ द सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर T2। यहाँ जो आउटपुट मिला वो हमने इसके थ्रू किस में भेज दिया, बेस में भेज दिया, किसके, ट्रांजिस्टर T2 के, जो कि सेकंड स्टेज का काम कर रहा था। ठीक, थ्रू इनपुट कैपेसिटर सी इन। तो यहाँ भी क्या लगा लो बेटा, सी इन लगा लो, सी इन के थ्रू, सेम जैसे यहाँ लगा हुआ था ऐसा है, आउटपुट डू और सी इन के थ्रू कहाँ पहुंच गया, इसके इनपुट में पहुंच गया। इट इज फर्दर एम्पलीफाइड बाय T2 इसे फिर से एम्पलीफाई कर देगा। ये छोटा सा था, इसने थोड़ा सा बड़ा करा, इसने और बड़ा कर दिया। ठीक है, T2 इसे क्या करेगा, फर्दर आगे फिर एम्पलीफाइड कर देगा, कर दिया। एंड द आउटपुट ऑफ T2 appears across the collector resistance RC, और हमें आउटपुट कहाँ मिल जाएगा, RC के अक्रॉस में मिल जाएगा। अगेन विद फेज रिवर्स, फिर से फेज पलट गया, अगेन विद फेज रिवर्स द आउटपुट ऑफ T2 इज ट्रांसमिटेड टू द लोड रेजिस्टर RL। जो हमें मिलता है ये हमें लोड रेजिस्टर RL के अलोंग मिलता है। बेटा नोट्स में RL ऐसा टाइप हो रहा है क्योंकि मुझे अभी नीचे टाइप करना नहीं आता, तो आप इसे क्या कर लेना, मैनेज कर लेना। ठीक, थ्रू लोड रेजिस्टर RL बाय द सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज का है, किसका, कपलिंग कैपेसिटर CC का कनेक्ट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। द आउटपुट सिग्नल वी आउट अक्रॉस RL is the twice amplified replica or to the of the input signal V in। यानी कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है जब इसे मेजर किया गया तो ये हमें लगभग ट्वाइस दिखाई दिया इनपुट के, जितना इनपुट था उससे डबल दिखाई दिया। रेप्लिका आप जानते हो, रेप्लिका होती है कॉपी, जैसे नाइक के जूते लाते हो ना, सर फर्स्ट कॉपी ले आओ, सेकंड कॉपी ले आओ, तो उसकी रेप्लिका होती है नाइक की, तो इसकी रेप्लिका ही मिली, इसके जैसी मिली, बस इससे क्या मिली, सेकंड ज्यादा ट्वाइस मिली। इट इज इन द फेज विद वी इन। जो आपने V का मतलब है वोल्टेज, इन का मतलब है इनपुट, जो आपने इनपुट वोल्टेज डाला था उसके साथ ये क्या है बेटा, सेम फेज में है, बिकॉज इट्स फेज हैज बीन रिवर्स्ड ट्वाइस, क्योंकि इसका जो क्या फेज था वो दो बार पलटा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब देखो ये मार्कर है, ये ऊपर पकड़ा हुआ, मुझे दो बार नीचे करना है, एक बार ये ऐसे एक बार ऐसे, तो वापिस से ऊपर ही आ गया ना। तो इसके साथ भी ये ही होता है, ये दो बार घूमता है, जिस वजह से क्या होता है बेटा, ये घूम के वापस ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है। अब पढ़ते हैं ओवरऑल गेन कितना होता है। मैंने आपको बताई थी जो कैस्केड एम्पलीफायर्स करते हैं, तो इसमें मान लो इसका गेन P1 है, इसका P2 है, तो ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा, मैंने बताई थी इससे पीछे की वीडियो में, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें जो दोनों की मल्टीप्लाई है उससे थोड़ा सा कम मिलता है। सर कम क्यों मिला, आप तो बताए थे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो उतना मिलता है, इसमें कम क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे एक संटिंग इफेक्ट, संट इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब संट इफेक्ट भी किसी दिन डिटेल में डिस्कशन कर देंगे। एक तरीके से संट इफेक्ट रेजिस्टेंस का ही छोटा रूप होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द ओवरऑल गेन is somewhat less than the product of the gains of the individual stages। यानी कि जो इसमें गेन होता है वो अलग अलग स्टेज की प्रोडक्ट करके जो मिलता है उससे कम होता है। ठीक बच्चा, तो यहाँ पे गेन हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पकड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। कर दूं, चलिए सर कर दीजिए। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व।
स्क्रीनशॉट साथ में लिखते चलना जो भी मैं बता रहा हूँ। सर आप हाथ से लिख रखो बेटा, बहुत थ्योरी है। ठीक है, हाथ से लिखूंगा तो क्लास 1 घंटे से भी ऊपर पहुंच जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब मुझे ये प्रोसीजर अच्छा लगा, समझ चीजों को चल रहे हैं साथ में। जो मैं खुद ही, ये ऐसा नहीं बुकिश लैंग्वेज है, ये मेरे ही नोट्स हैं। बैठा बैठा रात को नींद नहीं आती तो टाइप करता रहता हूँ, ताकि आपको इजीली सारी चीजें क्या हो जाएं, प्रोवाइड हो जाएं। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की डेफिनेशन देखो। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। समझो, यानी कि जो आप वोल्टेज गेन में और फ्रीक्वेंसी में जो आप ग्राफ खींचते हो वही क्या कहलाता है, वोल्टेज गेन कहलाता है। सर कैसे? देखो, ये क्या हो गया यहाँ पर, ऐसा लिख दूं, वोल्टेज गेन। ये क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया। और ये क्या हो गया मेरे चांद, फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ खींचोगे वही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। कितनी वोल्टेज पे फ्रीक्वेंसी कितना रिस्पॉन्स कर रही है, समझ गए मेरे चांद? जैसा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था वोल्टेज के और करंट के बीच। अब जब हमने ग्राफ खींचा तो हमें ऐसा मिला, मतलब भैया लो फ्रीक्वेंसी पे कम था, हाई फ्रीक्वेंसी पे कम था। देखो, लो पे कम है, हाई पे कम है, बस बीच में क्या हो रहा है, बीच में कांस्टेंट हो रहा है। तो अब आप सारा समझो, क्या है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इट इज सीन दैट, यह देखा गया, द लो वोल्टेज गेन एट द लो वोल्टेज गेन फॉल्स ऑफ एट लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे कम है, कितनी, लगभग 50 हर्ट्ज के आसपास, एंड एज वेल एज एट हायर फ्रीक्वेंसी, लगभग कितनी, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। यानी कि डाउनफॉल देखा जा रहा है लो फ्रीक्वेंसी पे भी और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी, व्हाइल इट रिमेन्स अनसस्टेनली कांस्टेंट इन द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। बल्कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझे बात? सर ऐसा क्यों है? अब देखो, पेपर में अगर ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो लिखना है रीजन ऐसा क्यों है। अगर कम मार्क्स का आ रहा है तो बस इतनी बात लिख देना जो मैंने अभी बताई है। अब मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो आगे क्या, एट लो फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज से कम है, तो यहाँ पे कपलिंग रेजिस्टर लगा हुआ सीसी, कपलिंग ले लो, कपलिंग एस, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, एक्स सी। एक्स सी कितना होता है बेटा, 1/ω/c। समझना बेटा, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ऐसी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो XC होता है। जैसे इंडक्टर का कितना होता है, XL, XL किसके बराबर, L ओमेगा के। ऐसी XC किसके बराबर, 1/ω/c के। और 1/ω किसके बराबर, 2 पाई न्यू इंटू सी। अरे ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी, और टी की 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो भैया एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 पाई न्यू सी। तो यहाँ पे जो मेरा कैपेसिटर में रेजिस्टेंस लग रहा है एक्सी, वो कितना हो गया, 1/2 पाई न्यू सी। ये न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखो, न्यू न्यू बहुत कम है, तो एक्सी क्या हो गया, बहुत ज्यादा। तो ये सिग्नल को ही क्या कर देगा, ब्लॉक करने की कोशिश कर देगा। जब ये इतना हाई हो गया इसका रेजिस्टेंस सीसी का, तो ये आगे कुछ जाने ही नहीं देने का, सीसी में से ही तो जा रहा है। जब फ्रीक्वेंसी कम पे ये हाई हो जाता है, तो यही लिखा हुआ, द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर बिकम्स, या द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग इज क्वाइट हाई एट दीज फ्रीक्वेंसीज, hence very small part of the signal passes from one stage to the next stage। अरे यार, यही तो था सीसी बीच में जो सेकंड ट्रांजिस्टर के आउटपुट से था और फर्स्ट के इनपुट से था। तो जब ये बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो क्या कर रहा है बेटा, किसी को जाने ही नहीं दे रहा। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रोक कर खड़ा होना, नहीं कोई नहीं जाएगा, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, धुआं धुआं। तो ये क्या करता है बेटा, रोकता है, सिग्नल को रोक देता है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो आपका सीई है उसका भी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा,
समझ गए? अरे वो भी तो कैपेसिटर ही है जो रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ था, ये तो बात करी सीसी की। तो वी कैन नॉट शंट द इमिटर रेजिस्टेंस इफेक्टिवली बिकॉज एट लो फ्रीक्वेंसी सीई ऑफर्स हाई रिएक्टेंस, दीज टू फैक्टर कॉज अ लो वोल्टेज गेन एट लो फ्रीक्वेंसी। समझ गई मेरे चांद? ये वाला नहीं समझे? सीई क्या करेगा, यो भी हाई रिएक्टेंस लगाएगा, जिस वजह से आरी शंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। अब देखो हायर फ्रीक्वेंसी पे 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर क्या होगा। द रिएक्टेंस देखो, जब ये हायर फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे तो ये बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा होगी, सॉरी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होने का मतलब एक्सी लगभग जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। हो गया तो भैया जब ये लगभग जीरो ही हो गया, अब हमने सीसी जोड़ने के लिए लगाया हुआ, सीसी जोड़ने के लिए लगाया हुआ, तो कुछ पास ही नहीं होने का, ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, बूम। अबे यार, फ्यूज है, बल्ब है, या बल्ब में से जब ज्यादा करंट पास हो जाती है तो क्या बल्ब फूक नहीं जाता? आपका स्विच है, स्विच में से ज्यादा करंट पास हो जाए क्या फूक नहीं जाता? तो सर्किट क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होगी तो ये बहुत कम हो गया, नेग्लिजिबल, तो उसमें से सब कुछ गुजरेगा, सब कुछ गुजरेगा तो बूम, क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ये बात मैंने लिखी हुई है, द रिएक्टेंस ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर सीसी बिकम्स वेरी स्मॉल एंड इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट की तरीके से क्या करता है? बिहेव करता है। दिस इंक्रीजिंग द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड डिक्रीजेस द वोल्टेज गेन। लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, कहते नहीं अबे सर्किट फूक गया, सिग्नल पे लोड बढ़ने लगा, तो लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिस वजह से वोल्टेज गेन फिर से कम हो जाएगा। क्यों? लोडिंग इफेक्ट में आप जानते हो मोटर भी कहते हैं करने लगते हैं, इस पे लोड पड़ रहा, लोड पड़ रहा, सुना है गांवों में। सेकंड क्या है? At these frequencies, the capacitive reactance of base emitter junction is low। जो भैया सी एक्सी है कम हुआ, तो सीसी के लिए भी कम हुआ और सीई के लिए भी कम हुआ, और वही है ना। ठीक, बेस इमिटर जंक्शन इज लो ड्यू टू द बेस करंट इंक्रीजेज। जब सी के लिए रेजिस्टेंस कम हो गया तो बेस करंट बढ़ गई, और ये करंट क्या करेगी? एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो था बीटा, उसे भी कम कर देगी। और ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? बीटा कितना होता है बेटा? बीटा होता है आईसी अपॉन आई बी। जब आपका एक्स ई घटा तो बीटा भी घटा, और बीटा घटा तो करंट बढ़ेगी। यही होता है ना नॉर्मली। बीटा बढ़ा तो फिर गेन भी बढ़ेगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा? एक्सी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। समझ रहे सारी चीजें? चलो सर समझ गए, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में घुस नहीं रहा, ज्यादा डिटेल में घुसूंगा तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसका फायदा जो है, पहले अभी तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज ही रहेगी। एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज कब तक? 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज आल्सो कॉल्ड ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। इसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज भी बोला जाता है। हेयर इज द वोल्टेज गेन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ पे जो वोल्टेज गेन है लगभग कांस्टेंट रहता है। ये रहा, चलिए। In fact, in these frequency range, the reactance of CC becomes small, which tends to increase। यानी कि इस वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में जो सीसी का रिएक्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, जो बढ़ने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, द गेन कहाँ है? स्मॉल द गेन बट द लो रिएक्टेंस ऑफ सीसी प्रोड्यूसेस लोडिंग इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे लो रिएक्टेंस भी तो लगता है। देखो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे तो वो क्या करेगा? सीसी का घटाने की, बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। अबे यार यहाँ तो क्या हो रहा था? फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी जिस वजह से रेजिस्टेंस हाई हो रहा था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी जिस वजह से रेजिस्टेंस कम हो रहा था। यहाँ दोनों काम हो रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? बीच में कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट की वजह से क्या हो जाएगा? हमारा गेन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब समझो इसके क्या है एडवांटेज। समझे बच्चा एडवांटेज? चलिए, एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, आरसी कंपल एम्पलीफाइड हैज एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। देखो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज,
तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, यही है पहला। द गेन इज कांस्टेंट ओवर द वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, गेन ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए क्या है, कांस्टेंट है। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर स्पीच म्यूजिक, स्पीच म्यूजिक में हमें चाहिए ज्यादा, हर आवाज के लिए लगभग कांस्टेंट रहे, तो ये क्या है उसके लिए बहुत बढ़िया है। द कॉस्ट ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर इज लो बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट कपलिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर, बताया था सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें कैपेसिटर और रजिस्टर ही इस्तेमाल करते हो। द सर्किट इज वेरी कॉम्पैक्ट, मतलब बहुत लाइट हल्का इजी सर्किट होता है, ज्यादा खतरनाक सर्किट नहीं होता जिसे देख के आप घबरा जाओ। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करके डाल के डेफिनेशन लिख के फिगर बनाना, तब लिखना एट हाई फ्रीक्वेंसीज एट लो फ्रीक्वेंसीज, समझे मेरे चांद। चलिए अब डिसएडवांटेज, द गेन ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर्ड इज कंपैरेटिवली स्मॉल बिकॉज ऑफ द लोडिंग इफेक्ट ऑफ सेकंड स्टेज। मैंने क्या बताई थी, जो गेन होता है वो P1 इंटू P2 होता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट से थोड़ा सा कम आता है, तो यही तो कमी होगी इसकी एक। चलिए नेक्स्ट, द रिसेप्शन ऑफ दीज एम्पलीफायर बिकम्स प्योर नोजी विद द टाइम एंड पर्टिकुलरली इन मोस्ट क्लाइमेट, यानी कि समय के साथ साथ ये शोर करने लगता है, जैसे वो होता है ना टम्पू, जैसे समय बीतता चलता है गुर गुर गुर, तो इनमें नोइजी शोर होने लग सकता है। इट प्रोवाइड पुअर इम्पीडेंस मैजिक, इम्पीडेंस मैजिक ये नहीं कर पाते, थोड़ी सी सिग्नल में गुर 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 गड़बड़ हो जाती है। अब सर इसकी एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज हो रहा है, कहानी। RC coupled amplifier provide excellent audio fidelity over a wide range of frequency, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए क्या करते हैं, ज्यादा बेहतरीन ऑडियो फिडेलिटी देते हैं, मतलब आवाज में स्मूथता सत्यनिष्ठा देते हैं। Therefore they are widely used as amplifier, जिस वजह से वे ज्यादा एम्पलीफायर की तरीके से यूज होते हैं। इन द इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआत की स्टेज में, अगर ज्यादा स्टेज में पहुंच जाओगे तो फिर से लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, ये नोइज यानी कि शोर करने लगेंगे। ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम ड्यू टू पुअर इम्पीडेंस मैट्रिक दे आर नेवर यूज्ड इन द फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज में यूज नहीं होते जो भी आप पब्लिक क्या कर रहे हो, एड्रेस सिस्टम बना रहे हो। ठीक, चलिए बेटा देखो थोड़ा सा लेंथी थी, थ्योरी ज्यादा है, लेकिन इसमें मैंने सब कुछ करा दिया ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर का, कुछ नहीं छोड़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।